आज हम चैप्टर 2 बहुपद को शुरू करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद का अर्थ क्या होता है, बहुपद बनता कैसे है, बहुपद की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम इन बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आता है बहुपद। अगर मैं इस बहुपद शब्द का संधि विच्छेद करूं, यानी कि अगर मैं इसको अलग अलग करूं, तो ये इस प्रकार से अलग अलग होगा, बहु प्लस पद। यहाँ पर बहु का मतलब है अनेक, पद का मतलब हो जाएगा पद। यहाँ पर पद को पद ही बोलेंगे, ठीक रहेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि पद का क्या अर्थ होता है। तो अनेक पद, बहुपद का मतलब क्या हो गया, अनेक पद। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें इस बहुपद को समझने के लिए दो और चीजों के बारे में जानने की जरूरत है, जिसमें पहला आता है चर। चर क्या होते हैं? चर वे पद होते हैं जो अल्फाबेट्स कहलाते हैं। जैसे आपका x हो गया, y है, z है, इस प्रकार से a b c d, या फिर आप अल्फाबेट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, p q r s t। कहने का मतलब आप कुछ भी लिखिए अल्फाबेट में, a b c d में जो अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल हो या कैपिटल हो, कुछ भी आप लिखिए, उसी को क्या बोला जाएगा, चर बोला जाएगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा आता है अचर। अचर आता है दूसरा। अचर क्या होते हैं? अचर हम बोलते हैं संख्याओं को। जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे आप जीरो भी ले सकते हैं, जीरो भी अपने आप में एक नंबर है जो कि अचर है। 1 2 3 4, इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। प्लस में भी होती हैं संख्याएं, माइनस में भी होती हैं, रूट में भी होती हैं, और फ्रैक्शन यानी कि अपॉन में वो जो बटे में लिखी होती संख्या, जिन्हें हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं, वो भी संख्याएं इसके अंदर शामिल होती हैं। तो चर और अचर आपके समझ में आ गया। अब ये जो पद बनते हैं, ये जो पद बनते हैं, पदों का जो निर्माण होता है, पदों का जो निर्माण होता है वो चर और अचर दोनों से मिलकर बनाए जाते हैं, या केवल चर हो सकता है या फिर केवल अचर हो सकता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो पदों का जो निर्माण किया जाता है चर और अचर, चर और अचर दोनों को मिलाकर किया जाता है। कभी कभी पद में केवल चर या अचर भी हो
सकते हैं, ऐसा भी होता है। वैसे तो नॉर्मली जो चर और अचर हैं इन दोनों को मिलाकर ही सॉरी चर और अचर दोनों को मिलाकर किया जाता है पदों का निर्माण। पदों का निर्माण चर और अचर दोनों को मिलाकर किया जाता है। कभी कभी पद में केवल चर या अचर भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं चर और अचर मिला के बनाऊं, जैसे चर और अचर दोनों से बने हुए पद बराबर। तो चर ये है, अचर ये, दोनों को मिलाने का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक चर लिया x, इसके साथ में नंबर ले लिया 2, तो 2 यहाँ पर अचर है लेकिन x यहाँ पर चर है, दोनों से मिलकर एक पद बन गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 3y लिख सकते हैं, 4z लिख सकते हैं, या तो फिर कोई भी नंबर लिखिए आप, 6 भी लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप कोई भी चर और अचर दोनों को मिलाइए और एक पद बना दीजिए। ये अपने आप में एक पद है। 2x एक पद है, 3y एक पद है, 4z एक पद है, 6p भी एक पद है। एक पद है ये, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, जिसमें चर और अचर, इसमें चर x है और अचर 2 है, इसमें चर y है और अचर 3 है, इसमें चर z है और अचर 4 है, इसमें चर p है और अचर 6 है। इस प्रकार से चर और अचर दोनों से बने हुए पद हैं ये। अब जो केवल चर से बने होते हैं, केवल चर वाले जो पद होते हैं उसमें केवल चर होने चाहिए। जैसे कि x अपने आप में एक पद है, y अपने आप में एक पद है, z अपने आप में एक पद है, p q r ये सब क्या है, अपने आप में पद हैं। आप जितना मर्जी चाहे उतना लिख सकते हैं, ये भी पद होते हैं। अब जो केवल अचर वाले पद होते हैं, केवल अचर वाले पद, तो केवल अचर वाले पद में मतलब सिर्फ संख्याएं होनी चाहिए। जैसे आप 2 लिख सकते हैं, ये एक पद है, 4 लिख सकते हैं, ये भी एक पद है, 6 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो लिखा जाएगा ये भी पद हैं, लेकिन केवल अचर वाले पद हैं ये। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पदों का निर्माण होता है उसमें चर और अचर दोनों को मिलाकर भी किया जा सकता है। कभी कभी केवल चर से भी पद बन जाता है और केवल अचर से भी पद बन जाता है। तो जब हम इन पदों को एक साथ, 3 या 4 पदों को एक साथ मिला के कोई भी बहुपद बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर, अब मैं बहुपदों का निर्माण करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुपदों का निर्माण कैसे किया जाता है। बहुपदों का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अगर हम बहुपदों का निर्माण करें तो बहु का मतलब तो अनेक। देखिए बहुपद जो बनेंगे वो अनेक पदों से मिलकर बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुपद शब्द को हमने जब जो है अलग अलग किया है, संधि विच्छेद किया है, तो ये बहु प्लस पद बना है। बहु का मतलब अनेक, पद मतलब हमने देख ही लिया है। जब हम अनेक पदों को एक साथ लेते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। मान लीजिए मैंने एक पद ले लिया यहाँ पर 2x, दूसरा पद ले लिया मैंने 3,
तो ये एक बहुपद है, आपके समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पद ले लिया 5x, दूसरा पद ले लिया 3x और माइनस कर दिया 2, तो ये भी एक बहुपद है। और मान लीजिए मैंने एक पद लिया यहाँ पर 8x माइनस, दूसरा ले लिया मैंने 4x, तीसरा ले लिया मैंने प्लस का 2x, पांचवा ले लिया प्लस का 3, तो ये भी एक बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? देखिए ये अपने आप में एक बहुपद है, इसमें दो पद हैं, एक ये वाला 2x और दूसरा 3। यहाँ पर 1 2 3 पद हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं। तो मतलब बहुपदों का निर्माण इसी प्रकार से किया जाता है, जब आप अनेक पदों को एक साथ प्लस माइनस गुणा भाग के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो उसे आप बहुपद कह सकते हैं। बहुपद में एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकता है, 3 पद भी हो सकता है, 4 पद, 5 पद, जितना आप बना पाएं। तो जो बहुपद होते हैं बहुपदों में जो पदों की संख्या होती है, बहुपदों में पदों की जो संख्या है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। आप कहने का मतलब कितने भी पदों को ले सकते हैं। बहुपदों में पदों की संख्या 1 या 2 3 4 5 जितना आप बना पाएं ले सकते हैं। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो बहुपदों में पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी आपके समझ में आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बहुपद को परिभाषित करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा था कि बहुपद शब्द का अर्थ क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पदों का निर्माण कैसे किया जाता है, चर अचर इन दोनों से कैसे पद बनाए जाते हैं, या केवल चर से कैसे पद बनते हैं, अचर से कैसे पदों को बनाया जाता है, बहुपदों का निर्माण कैसे किया जाता है, बहुपद में आखिर कितने पद होते हैं, ये सब हमने आपको बताया। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि जो बहुपद की परिभाषा है वो क्या है। बहुपद की परिभाषा देखिए, अगर आप बहुपद की परिभाषा की बात करें तो बहुपद को हम डिनोट करते हैं px से। किससे डिनोट करते हैं बहुपद को? बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं, मतलब कि दर्शाने के लिए, बहुपद को दर्शाने के लिए px का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं आपको ये भी लिख के समझा दूंगा तो ठीक रहेगा, वैसे तो नॉर्मली आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं कि बहुपद को दर्शाने का संकेत, यानी कि बहुपद को दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। आप बहुपद को px से भी दर्शा सकते हैं, qx से दर्शा सकते हैं, rex से दर्शा सकते हैं और इस प्रकार से आप कुछ भी ले लीजिए। आपका बहुपद जिस चर में हो, यक्स बहुपद आपका चर यक्स में भी हो सकता है, चर y में हो सकता है, चर z में हो सकता है।
तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो बहुपद को दर्शाने के ये संकेत हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, जो बहुपद की परिभाषा है, तो बहुपद की परिभाषा सबसे पहले तो हम बहुपद को px से दर्शाएंगे। px क्या है? px का मतलब कोई भी बहुपद हो सकता है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं बहुपद को px से दर्शाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये आप कैसे दर्शाएंगे। तो px अपने आप में क्या है? बहुपद है। तो px को अगर हम इस रूप में लिखें कि a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4। मतलब आप कितने भी बार ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप तब तक ले जाएंगे इसको आप जब तक a की पावर a जो है a n ना हो जाए और x की पावर भी n हो जाए, तब तक आप इसको ले जाएंगे। कहाँ तक जाएगा ये? a n और x की पावर n तक जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया, अभी मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस रूप के रूप में जहां ये a0 a1 यहाँ पर है ना, a0 a1 a2 a3 a4, इस प्रकार से a2 a3 a4, या फिर आप शॉर्टकट में कहें इसको an, ये भी तो है यहाँ पर। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि अगर ये a0 a1 a2 a3 a4 तक जाएगा तो ये an तक जाएगा, an। तो ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं हैं। और सभी x के घातांक जो हैं वो धनात्मक पूर्णांक हैं। देखिए x की जो पावर है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ x की पावर n है। तो यानी कि जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और सभी x की घात धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब केवल पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए है। अगर ऐसा है तो जो चर है, चर क्या है यहाँ पर? x। चर x में बहुपद कहलाता है। तो ये आपके समझ में आया होगा। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, पहले a0 आया तो x की पावर भी वही है, जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए। जब a1 आया तो x की पावर 1 है, जब a2 आया तो x की पावर 2 है, जब a3 आया तो x की पावर 3 है, a4 आया तो x की पावर 4 है। तो इस प्रकार से जब ये an आएगा तो x की पावर n हो जाएगा।
तो इस प्रकार के, और यहाँ पर जो A0, A1, A2, A3, A4, AN ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब अचर आप कह सकते हैं, अचर कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक संख्याएं हैं, आप इसको भी दिमाग में रखिएगा। और सभी x की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक अगर है तो चर x में बहुपद कहलाता है। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है कि बहुपद कितने भी पदों में हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना पद आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो A0 x0, A1 x1, A2 x2 ये सब बहुपद के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद के पद कहलाते हैं। सॉरी, मैं लिख के दिखा देता हूं कि यहाँ A0 x0, A1 x1, A2 x2, A3 x3, A4 x4 AN xn, ये सब क्या है? ये बहुपद के पद कहलाते हैं। बहुपद के पद कहलाते हैं, इन्हीं को ही बोला जाता है बहुपद के पद बोला जाता है इन्हें। और इन पदों के साथ में, जैसे कि एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, पांचवा ये है, तो इन पदों के साथ में ये जो A0, A1, A2, A3, A4 हैं, ये क्या हैं? ये इन पदों के गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणांक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि A0, A1, A2, A3, A4 AN, AN भी हो सकता है। ये सब क्या है? बहुपद के क्या कहलाते हैं? बहुपद के विभिन्न, यानी कि बहुपद के अलग अलग, यानी कि बहुपद के विभिन्न गुणांक हैं, इन्हीं को ही आप बहुपद के गुणांक कहते हैं। बाकी मैं भी और इसको बहुपद के गुणांक के ऊपर अभी हम बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे हम बहुपद के गुणांक के बारे में, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद को परिभाषित करेंगे, उसको समझेंगे कि बहुपद का, नॉर्मली मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि जो बहुपद है वो इस प्रकार से होते हैं, लेकिन जो परिभाषा है बहुपद की वो ये है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो यक्ष की घात है, जो यक्ष की घात है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यानी कि चर x की जो घात है वो अलग अलग हो सकती है। चर x की घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? चर x की घात के आधार पर। तो अब आपको जो समझना है बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का जो वर्गीकरण है, यानी कि जो बहुपदों का प्रकार है, वो किया गया है चर x की घात के आधार पर। बहुपदों का जो वर्गीकरण है
वो चर x की घात के आधार पर किया गया है। ये आपको दिमाग में रखना है, चर x की घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से जो बहुपद के प्रकार बनेंगे वो अब हम समझेंगे। क्या समझेंगे? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार अब हम समझेंगे। दो बहुपद को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। बहुपद को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। नॉर्मली 4 या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो 3 ही है। पहला आता है रैखिक बहुपद। पहला क्या आता है? रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। तो ये 3 ही प्रकार हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। हम रैखिक बहुपद कब बोलेंगे? अगर बहुपद में चर x की घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। बहुपद में चर x की घात 2 है तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। बहुपद में चर x की घात 3 है तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। यही आपको अपने दिमाग में रखना है। तो चर रैखिक बहुपद में मैं लिख देता हूँ, रैखिक बहुपद चर, यदि चर x की अधिकतम घात 1 है, ऐसे लिखना चाहिए कि यदि किसी बहुपद में चर x की, यहाँ मैंने x लिख दिया है, चर x की अधिकतम घात 1 पे ध्यान दीजिए, अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 3, तो x की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो 1 माना जाएगा, तो ये एक रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार से 5x - 3, तो x की पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद है। अगर मैं यहाँ पर केवल एक पद भी लिख देता हूँ तो वो भी जो है रैखिक बहुपद में ही आएगा। फिलहाल तो आप इसको ऐसे देखिएगा, 6x - 2, तो ये भी रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। मतलब चर की पावर 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1, ये होना चाहिए। अगर आप इसका व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप अगर आप देखेंगे तो व्यापक रूप ये बनेगा, इसका व्यापक रूप बनेगा इसका ax + b बनेगा। मैं इनका व्यापक रूप भी आपको आगे समझाऊंगा तो ठीक रहेगा, अभी आप इसको इतना ही रहने दीजिए। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद का क्या मतलब है?
अगर किसी बहुपद में x की अधिकतम घात, जो चर है x की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये आपको नाम से ही अंदाजा हो जाना चाहिए। यदि किसी बहुपद में चर x की अधिकतम घात 2 हो, यहाँ पावर 1 था, अब घात कितनी है 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर पावर 2 में कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा यदि चर x की अधिकतम घात 2, ठीक है, मैंने लिखा 5x² माइनस का 3x प्लस का 2। तो भले ही यहाँ पर पावर 1 है, लेकिन चर x की अधिकतम घात को देखिए। ये नहीं देखना है कि x की पावर 1 है, अधिकतम सबसे बड़ी घात देखिए। तो चर x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए जो चर x की जो सबसे बड़ी जो घात है वही बहुपद की, उसी को बोला जाएगा। अगर पावर 2 है तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। इस प्रकार से है ये। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 10x की पावर 2 माइनस 5x माइनस का 7। यह प्लस का निशान लगा दीजिए, वो तो आपकी मर्जी है, आप क्या लगाते हैं वो आप लिख सकते हैं। बहुत सारे पद इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये जो है द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। अब त्रिघात बहुपद क्या मतलब है? चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। तो आप इसको इस प्रकार से लिखिए, यदि किसी बहुपद में चर x की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? घात अगर 3 हो, 3 पे ध्यान दीजिएगा, आपका 3 लिखा है, 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे अब आप अधिकतम घात 3 में बहुपद लिखिए। मान लीजिए मैंने लिखा 5x की पावर 3, फिर मैंने लिखा प्लस 2x², फिर लिखा मैंने माइनस का 3x प्लस का 1। तो ये एक बहुपद तो है, इसमें x की पावर 1 भी है, x की पावर 2, लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 है। तो इसलिए ये एक त्रिघात बहुपद है। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या लिया है। तो यहाँ पर भी बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात को देखना है। पावर 2 है या पावर 1 है इससे मतलब नहीं है, सबसे बड़ी पावर देखो। तो 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। आप और भी अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप की अगर मैं बात करूं, ये आपको दिमाग में रखना है कि रैखिक बहुपद कॉमा द्विघात बहुपद कॉमा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ध्यान दीजिए,
रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। रैखिक का जो होता है, पहले मैं रैखिक का लिख देता हूँ। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का होता है ax प्लस b कॉमा। द्विघात बहुपद का होता है, द्विघात बहुपद का होता है व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो होता है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये सभी क्या हैं? व्यापक रूप हैं। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। जहां ए बी सी डी ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ABCD वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी a 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी a 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी a 0 नहीं हो सकता है। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम ax प्लस b में x की पावर a को अगर मैं 0 मान लूंगा, क्योंकि ax प्लस b में अगर a बराबर 0 है तो क्या होगा? तो देखिए, अगर a 0 हो गया तो इनके बीच में गुणा का निशान x प्लस b, तो x की गुणा 0 में करेंगे 0 बन जाएगा प्लस b, ये सिर्फ b बना। तो यहाँ पर तो चर खत्म हो गया, क्योंकि b तो वास्तविक संख्या है। चर यहाँ पर खत्म हो गया, तो चर खत्म हो गया तो चर x की कुछ पावर ही नहीं है, तो आप इसको रैखिक बहुपद नहीं कह सकते हैं। ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि रैखिक बहुपद आप केवल उसे बोलेंगे जिसमें चर की अधिकतम पावर 1 हो। इसके अंदर तो चर ही नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी ले लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में भी अगर हम a की जगह 0 लिख दें तो गुणा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपका बन जाएगा 0 की गुणा x स्क्वायर में करेंगे 0 बन गया पूरा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करिए वो उसको 0 बना देता है। प्लस का bx प्लस c, यानी कि आपको मिलेगा bx प्लस c, क्योंकि तो 0 बन गया। तो इसके अंदर तो चर x स्क्वायर ही खत्म हो गया, तो अब ये द्विघात बहुपद रहा ही नहीं। है ये द्विघात बहुपद? नहीं, क्योंकि यहाँ पर चर x स्क्वायर x की पावर 2 है ही नहीं। तथा इसी प्रकार से आप ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में भी देख सकते हैं कि अगर a की जगह हम 0 लिख दें तो गुणा x की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 x की पावर 3 को 0 बना देगा, प्लस फिर क्या बचेगा? bx स्क्वायर बचेगा प्लस cx बचेगा प्लस d बचेगा, तो 0 का कोई अर्थ नहीं है। तो ये bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d देखिए, तो इसमें भी चर जो x की पावर 3 था वो भी खत्म हो गया।
तो अभी त्रिघात बहुपद है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हैं। ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद को नष्ट कर देगा। वो द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए हम लिखते हैं कि ABCD वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a बराबर 0 नहीं है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। रैखिक बहुपद हो सकता है, द्विघात बहुपद हो सकता है, त्रिघात बहुपद अच्छा, अगर x की अधिकतम पावर 4 हो, अगर मान लेते हैं कि कोई बहुपद है जिसकी अधिकतम पावर 4 है, तो उसको आप चतुर्थ घात बहुपद भी कह सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में हम केवल रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद तक ही सीमित रहेंगे। इसलिए चतुर्थ घात बहुपद में जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो आपको ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ कि जो अगर कोई बहुपद है उसमें चर x की अधिकतम पावर यानी कि घात 4 अगर है, तो उसको आप चतुर्थ घात बहुपद कह सकते हैं। लेकिन वो हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको ओरली आपको बता रहा हूँ। तो बहुपद की घात का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी बहुपद में, क्योंकि बहुपद तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए किसी भी बहुपद में जो चर है, चर की अधिकतम घात जो भी हो, किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात जो भी है, उस घात को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास 7x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 ये है। इसको आप देखिए, यहाँ x की पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर तो 3 है। तो बहुपद की घात कितनी है? आप बताएंगे कि जो बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 3 है। क्यों 3 क्यों है? क्योंकि अधिकतम पावर 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3 है। अगर ऐसे होता 10x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3, तो अब x की पावर यहाँ 1 है, तो अधिकतम पावर तो 2 है, तो बहुपद की घात कितनी है? 2 है। बहुपद की घात 2 है। तो आप कोई भी बहुपद लीजिए, उसमें चर की जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी का मतलब सबसे बड़ी अधिकतम घात जो भी है, उसी को हम बोलते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। इसी प्रकार से ये होता है। अब हम समझते हैं गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक को भी देख लेते हैं। गुणांक का अर्थ ज्यादा कुछ नहीं है। गुणांक का मतलब सिर्फ इतना है कि मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है, मैं थोड़ा सा बड़ा लूंगा बहुपद, 10x की पावर 5 प्लस
8x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक बहुपद है, बहुत बड़ा बहुपद है ये देखने में। मैं गुणांक को क्लियर कर दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। तो इस बहुपद में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर अधिकतम पावर कितनी है? 5 है, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ तो गुणांक समझना है। तो अगर आप किसी का भी गुणांक निकालना चाहें, मान लीजिए x का गुणांक अगर पूछा जाए कि x का गुणांक बताइए, गुणांक हमेशा केवल चर का ही निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। x का गुणांक अगर पूछा जाए तो x के साथ में जो भी संख्या है वो उसका गुणांक है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ में 4 है तो ये उसका गुणांक है। अगर एक्स की पावर 3 का गुणांक पूछा जाए तो एक्स की पावर 3 के साथ जो भी संख्या है ये उसका गुणांक है। अगर एक्स की पावर 4 का गुणांक पूछा जाए तो एक्स की पावर 4 के साथ जो भी संख्या है वो गुणांक है। एक्स की पावर 5 का पूछा जाए तो इसके साथ जो भी संख्या है वो उसका गुणांक है। तो गुणांक नॉर्मली समझना भी आसान है और इसको आसानी से देखा भी जा सकता है। मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिया और उसमें सभी के गुणांक मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप निकालेंगे। तो यही है बहुपद का गुणांक। इस प्रकार से आप बहुपद के बारे में जान सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि कोई भी जो बहुपद होता है उस बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुपद का मान ज्ञात करना सीखते हैं। चलिए कि बहुपद का मान आप कैसे निकालेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद का मान ज्ञात करना। तो अगर आप बहुपद का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो बहुपद का मान ज्ञात करना अपने आप में बहुत आसान है, बहुत इजी होता है बहुपद का मान ज्ञात करना। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है जो कि मैं द्विघात बहुपद ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया है, कुछ भी ले सकते हैं नॉर्मली। मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर लिया है, माइनस का 3x लिया है, माइनस का 4 लिया है। अब इस बहुपद को मैंने दिखाया है, यानी कि दर्शाने के लिए मैं p, और क्योंकि चर यहाँ पर x है तो मैं ऐसे लिखूंगा px को। बहुपद को मैंने एक सिंबल से दर्शाया है जिसको मैंने यहाँ पर p माना है, मतलब p का मतलब पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल ही कहा जाता है। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, तो p और x का मतलब जो चर है बहुपद की वो x है, तो इसलिए px से दर्शाया जाएगा। तो यदि हमारे पास ये बहुपद है और हम इसका मान ज्ञात करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू पर, किसी भी मान पर, मान लीजिए हम x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना चाहते हैं। x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना चाहते हैं। इस बहुपद का हम मान ज्ञात करना चाहते हैं x बराबर 2 पर। वैसे तो नॉर्मली x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि आप x का मान जो है 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। आप -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ भी x का मान लेके बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर मैं x बराबर 2 रखने पर मान ज्ञात करूं तो बहुपद का मान देखिए कैसे निकलेगा। p x की जगह पर 2 आएगा क्योंकि x का मान मैंने 2 माना है, बराबर
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए। पहले तो x स्क्वायर है तो 2 की पावर 2, फिर माइनस के निशान, 3 गुणा का निशान यहाँ पर, x की जगह 2, फिर माइनस का 4, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 2 करिए 4 आएगा, तो 4 माइनस 3 दूनी 6, फिर माइनस का 4, और ये 4 देखिए 4 हो गया, -6 और -4, तो माइनस माइनस तो प्लस बनता है, तो 6 और 4 को हम जोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि दोनों ही माइनस में इसलिए माइनस का निशान रहेगा। तो अगर मैं 10 में से 4 घटा दूं तो 6 आएगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा है, तो x बराबर 2 रखने पर जो px का मान है वो कितना आया है, माइनस का 6 आया है। इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर 2 पर मैंने ज्ञात कर लिया है, तो x बराबर 1 पर भी ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर 4 पे ज्ञात कर सकते हैं, किसी पे भी ज्ञात किया जा सकता है। अब मान लीजिए मैं x बराबर -1 पे मान ज्ञात करना चाहता हूँ, x बराबर -1 पर ज्ञात करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा x बराबर -1 रखने पर। तो अब ये क्या बनेगा, चलिए देखते हैं क्या बनेगा ये। अब ये बन जाएगा हमारा जो px था, जो बहुपद था, पहले वो लिखिए। तो बहुपद तो ये है कि px बराबर x स्क्वेयर माइनस का 3x और फिर माइनस का 4 बराबर, तो मैं चलिए यहाँ पर नहीं तो यहाँ रखते हैं p। x का मान कितना रखना है, -1 रखने पर मैं ज्ञात करना चाहता हूँ बहुपद का मान, तो x की जगह -1 आया। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखिए, तो यहाँ x है यानी -1 की पावर 2, फिर -3, फिर गुणा का निशान यहाँ पर आएगा, x की जगह पर -1 रखिए, फिर माइनस का 4। अब -1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो -1 को 2 बार आप गुणा करेंगे, तो माइनस से माइनस कट के 1 में से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3, और ये माइनस का 4, तो 3 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 ये वाला, तो ये 0 मिलेगा। यानी कि अगर आप इस बहुपद में x का मान -1 लेते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, बहुपद का मान 0 है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है इस मान को ज्ञात करना, और इसी तरह से किया जाता है। आप कोई भी रैखिक बहुपद लीजिए, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, कोई भी बहुपद लीजिए, इसी प्रकार से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, बस आपके समझ आनी चाहिए। चलिए ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक और टॉपिक लेते हैं। अब हम टॉपिक लेते हैं बहुपद का शून्यक। क्या लेते हैं, बहुपद का शून्यक लेते हैं कि बहुपद का शून्यक का क्या अर्थ होता है। बहुपद का शून्यक क्या अर्थ होता है, तो ये भी समझना बहुत आसान है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, आसान भी बहुत है। चलिए हम समझते हैं कि बहुपद का शून्यक का अर्थ क्या होता है। देखिए बहुपद के शून्यक का अर्थ ये है, सिर्फ इतना है कि मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है px बराबर x स्क्वेयर -3x -4, ये अपने आप में एक बहुपद है, वो भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर x की जो अधिकतम पावर है वो 2 है। तो अगर आप इसका शून्यक की बात करें, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे x का मान बताइए कि मैं x का मान क्या यहाँ पर रखूं कि ये पूरा बहुपद 0 बन जाए, तो अब आप सोचेंगे कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, x का मान मैं क्या रखूं जिससे पूरा बहुपद क्या बन जाए, 0 बन जाए।
तो अब आप माइंड में इसको सोचिए और मान लीजिए मैंने x का मान रख दिया -1। ये मैंने अपनी मर्जी से रखा है। x का मान मैंने अपनी मर्जी से -1 रखा है ताकि ये बहुपद क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो अगर ऐसा हुआ x बराबर -1 रखने पर अगर ये 0 बन गया तो हम बोलेंगे कि x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है, बिल्कुल है। लेकिन अगर 0 नहीं बना तो हम बोलेंगे कि ये x का मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए चेक करके देखते हैं। p x की जगह पर -1 आएगा बराबर -1 का स्क्वायर -3 गुणा x का मान कितना है, -1 है, फिर -4। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, अभी ऊपर किया था तो 1 बना था, तो ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस का 3 के गुणा में करेंगे 3 आएगा, फिर माइनस का 4 बराबर 3 और 1 4, क्योंकि ये प्लस का है दोनों सॉरी दोनों प्लस का इसलिए जुड़ गया। फिर -4 ये वाला भी है, घटा देंगे 0। तो आपने देखा कि जब मैंने इस बहुपद में इस x का मान -1 रखा है तो ये तो 0 बन गया। तो इसका मतलब ये x का मान जो है -1 वो इस बहुपद का शून्यक है। तो आप कहेंगे इसलिए x बराबर -1 बहुपद px कौन सा, x² -3x -4 का शून्यक है। तो x का मान जो यहाँ पर -1 आया है, या फिर जो भी मैंने लिखा है अपनी मर्जी से x का मान -1, वो बहुपद px का क्या है, शून्यक है। क्यों है, क्योंकि ये x का मान जो -1 है वो इसके अंदर रखने पर ये पूरा 0 बन गया। अब हम एक और अपनी मर्जी से लेते हैं। मान लीजिए मैंने जो बहुपद है हमारा px बराबर x² -3x -4 में अगर मैं x का मान कुछ भी रखूं अपनी मर्जी से, मान लीजिए मैंने 3 रख दिया तीन रख दिया। अब 3 रखने पर मैं चेक करता हूं कि इस बहुपद का मान कितना मिलेगा। तो p x का मान कितना रखना है, 3 रखना है बराबर x², जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 रखेंगे। तो x का मान 3 का स्क्वायर -3, फिर इनके बीच में गुणा का निशान, x की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर -4 बराबर 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 3 9 मिलेगा, फिर -3 3 9 और फिर -4 भी है। तो अब आपको क्या मिलेगा, +9 और -9, ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि 9 में से 9 घटा देंगे तो आपको 0 मिलेगा। फिर मिला -4। तो आपने देखा कि जब इस बहुपद के अंदर px बराबर x² -3x -4 इस बहुपद में x का मान 3 रखा गया है तो ये तो 0 आया ही नहीं। तो आप बताएंगे इसलिए x का मान जो है 3, x का मान जो 3 है वो बहुपद px का शून्यक नहीं है, बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो कोई भी x की वैल्यू जो है किसी भी द्विघात बहुपद का, यानी कि किसी भी बहुपद का शून्यक तब होता है जब वो जो x की वैल्यू है उस बहुपद में रखने पर 0 बन जाए, तभी आप उस x के मान को उस द्विघात बहुपद का शून्यक कह सकते हैं। ये चीज़ आपके समझ आनी चाहिए, तभी आप बहुपद के शून्यक को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा
मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि किसी भी बहुपद में किसी भी बहुपद में x का मान किसी भी बहुपद में x का मान यानी कि x के जिस मान के लिए बहुपद शून्य बन जाता है, किसी बहुपद में x का मान जो भी हो, किसी भी बहुपद में x का मान जो भी हो, यदि x का मान उस यानी कि यदि x का मान किसी बहुपद में रखने पर, किसी भी बहुपद में x का मान जो भी हो, यदि x का मान किसी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 बन जाता है, तो x का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो किसी भी बहुपद में x का मान जो भी हो, यदि x का मान किसी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 बन जाता है, तो x का मान बहुपद का शून्य कहलाता है। ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है, लिख के समझाया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको समझाया है कि ये कोई भी x का मान बहुपद का शून्य है या नहीं है, वो आप कैसे पता लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए था इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। और एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।